बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं फराह और मैं हमजा। खुशामदीद आप सबको सुबह सवेरे पाकिस्तान में। आज हमजा ने हमारे साथ शेयर करनी है कोई बड़ी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन जो सारे पेरेंट्स को बड़ा काम आएगी। ये हम सारे जो है ना ये गलती करते हैं और ये ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस ने जो है इस चीज़ को समझा है और उन्होंने पेरेंट्स के साथ शेयर किया है, उनको तंबीह की है, उनको वार्न किया है कि अपने बच्चों की जो तस्वीरें हैं सोशल मीडिया पर वो यूनिफॉर्म के साथ ना लगाया करें। हम स्कूल छोड़ने के लिए जा रहे हैं ये ना लगाया करें, फिर वो बच्चे किस स्कूल में पढ़ रहे हैं ये बात ना लिखा करें, उनकी लोकेशंस जो हैं वो शेयर ना किया करें। फिर स्कूल्स को भी तंबीह की है कि आप बच्चों के स्कूल यूनिफॉर्म में सोशल मीडिया पे तस्वीर इस तरह जारी ना करें कि क्रिमिनल्स को पता लग सके और वो कोई ऐसा मिसकंडक्ट कर सके, इस तरह की कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हो। पाकिस्तान में ऐसे ही है, हम तो कौन खा रहे होते हैं ना, कुल्फी खा रहे हैं, हमारा बच्चा कुल्फी खा रहा है, ये भी सोशल मीडिया पे दिखाता है। अच्छा, और ऊपर से चलें वहाँ के लिए बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो अगवा बराए तावान वगैरह वाले वाक़यात होते हैं ना, उसमें ये वो ऐसे ही अंदाज़ा लगाते हैं कि कौन सा टाइम, कौन सा मूवमेंट, कहाँ पर कितना पैसा होगा, कि क्या स्टेटस होगा, किस तरह के हालात होंगे, गाड़ी कौन सी है वगैरह वगैरह टाइप की चीज़ें, घर से किस वक्त निकलता है, किस वक्त वापस पहुंचता है, ये सब कुछ ऐसा। लेकिन ऑन अ लाइट नोट हमजा, मुझे तो ये नहीं समझ आती है हमारे यहाँ एक तो नज़रियोलॉजी, ये मैं आइडियोलॉजी वाली नज़रियोलॉजी की बात नहीं करी, तो जो नज़र लगने का जो कॉन्सेप्ट है ना वो इतना ज़्यादा है। इसके बावजूद मुझे हैरत होती है उन पेरेंट्स पे जो लिख देते हैं बच्चे की एक बड़ी प्यारी सी तस्वीर लगाई होती है, साथ ही कह दें माशाल्लाह। तो मतलब आप ऐसी तस्वीरें ना शेयर करें जिनकी ज़रूरत नहीं है। अपने बारे में वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन जिसको शेयर किए बगैर गुजारा हो सकता है, अपने बारे में भी हमजा मुझे लगता है कि वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कोई आपको मॉनिटर कर रहा है, आपको देख रहा है, आपको फॉलो कर रहा है, आपको इस बात का इल्म नहीं है, लेकिन वो बंदा जब आपकी पूरी रैकी कर लेगा ना तो वो कुछ भी कर सकता है। पाकिस्तान में भी हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए। ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस ने जो बात पेरेंट्स को बताइए हमें अपनी ज़िंदगियों में इंप्लीमेंट करनी चाहिए। अपनी बच्चों की इन्फॉर्मेशन इस तरह ना बाहर दें। पाकिस्तान में बच्चे वैसे भी महफूज नहीं है। आइडेंटिटी थेफ्ट भी होता है। जैसे मेरे कुछ ऐसे पेजेस थे जहाँ पर ऑफिशियल पिक्चर्स लगती थी, वहाँ से लोगों ने उठा के उनको अपनी उस पर लगा के उन्होंने आईडीज क्रिएट की हुई हैं। और अब अगर मैं बताने की कोशिश करती हूँ ना कि मैं फराह हूँ, तो एक्चुअली वो फेसबुक पर ये लोग मानते नहीं, वो कहते नहीं वो फराह हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा जो है ना क्राइसिस हो जाता है। आप इन्हें अपनी गैर ज़रूरी तस्वीर ना लगाएं जिससे आपके बारे में इंफॉर्मेशन भी मिले और लोग उसे मिसयूज़ भी करें। अब टॉप स्टोरीज पर नजर डालते हैं। बिल्कुल जी। समंदर किनारे बैठकर पानी के लिए तरसते कराची वालों के लिए बुरी खबर। इजाफी पानी की फराहमी के मंसूबे K4 का पहला मरहला साल 2023 तक लटक गया। प्रोजेक्ट पर इस साल नवंबर तक काम शुरू होने का इम्कान। वजारत पानी और बिजली ने टाइमलाइन वजारत मनसूबाबंदी को अरसाल कर दी। पहले मरहले की तकमील से कराची को यौमिया इजाफी 260 मिलियन गैलन पानी मिलेगा। फिजाई आलूदगी का अफरेत मुंह खोले खड़ा है और हम बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं। आलूदगी की बढ़ती सतह पाकिस्तानियों की सेहत को दीमक की तरह चाटने लगी। औसत उम्र 2 से 7 साल में की कमी हो गई। जर्मन इदारे की रिपोर्ट में फिजाई आलूदगी पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश में इसकाते हमल की वजूहात में से एक बड़ी वजह करार। वीडियो गेम्स ने दुनिया की तेजी से फैलती हुई इंडस्ट्री का रूप धार लिया। 2020 में वीडियो गेम्स की सनत 150 अरब डॉलर से ऊपर गई। पाकिस्तान में भी गेमिंग इंडस्ट्री तेजी से तरक्की की सीढ़ियां चढ़ने लगी। पाकिस्तान में 100 से ज़ायद छोटे बड़े गेमिंग सॉफ्टवेयर हाउस मौजूद। लाहौर सबसे ज़्यादा गेम्स प्रोड्यूस करने वाला शहर है। जी, टॉप स्टोरीज आपने जानी है। सबसे पहले ना कराची वालों की बात कर लेते हैं। बड़ी उम्मीद थी इस मंसूबे से, समुंदर किनारे बैठे हुए हैं, पानी को तरस रहे थे, लेकिन मज़ीद तरसना होगा। ये मंसूबा जो K4 है ये अभी भी मुकम्मल नहीं हो रहा। 2023 में जाके ये मुकम्मल हो जाएगा और शैतान की आंती बनता जा रहा है मंसूबा। यानी इस पे आप देखें तो तकरीबन 2 हुकूमतें तो ऐसी हैं जो कि तब्दीली हो चुकी है और इस मंसूबे के बारे में यही कहा जा रहा है बस अब आया तब आया जब आया, लेकिन वो अब तब जब जब ख़त्म नहीं हो रहा। अब जो डेट उसके बारे में कही जा रही है कि वो 2023 तक गया है। प्रोजेक्ट पर इस साल नवंबर तक काम शुरू होने का इम्कान है। वजारत पानी और बिजली ने मंसूबे की टाइम लाइन वजारत मनसूबाबंदी और खुसूसी इक़दामात को इरसाल कर दी है। दस्तावेज़ में कहा गया है कि मंसूबा एक्निक की मंजूरी के बाद ही शुरू किया जा
सके। बिल्कुल ऐसे ही है, और एक्निक की मंजूरी के 3 माह बाद अप्रैल तक कंसल्टेंट अपॉइंट किए जा सकेंगे। उसके बाद कंसल्टेंट जो है जुलाई 2021 तक मंसूबे के डिज़ाइन, PC1 और बिडिंग डॉक्यूमेंट जमा कराएगा, और वापडा को जुलाई 2023 तक 20 माह में मंसूबे का सिविल वर्क जो है वो मुकम्मल करना होगा। सिविल वर्क की बात हो रही है। हाँ, और उसके बाद K4 मंसूबे को पहले ही तकरीबन 18 बरस, जी 18 ईयर्स की ताखीर हो चुकी है। अगर ये होता तो इसका शनाख्ती कार्ड बन जाता, तब से मुकम्मल हो गया होता, बालिग हो गया होता, जवान हो गया होता। बिल्कुल सही। और मंसूबे का सिविल वर्क जो है ये भी अगस्त 2018 से तातुल का शिकार है। मज़े से क्या बात है। पहले मरहले की खैर, ये हम अपनी बेबसी पे हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, और सिर्फ दावे जो हैं हमसे कर दिए जाते हैं, और हम हर बार उन दावों पर वोट भी करते हैं। अनफॉर्चुनेट, वेरी अनफॉर्चुनेट। बिल्कुल ऐसी है। और पहले मरहले की तकमील से कराची को यौमिया इजाफी 260 मिलियन गैलन पानी जो है वो मिल सकेगा। हाँ, लेकिन पहला मरला मुकम्मल होगा तब ना। ये पानी वो है जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपको इल्म हो, टैंकर माफिया और वहाँ पर गंदा पानी सेवरेज मिला हुआ पानी का बिल्कुल ही ना आना, ये वो गंभीर मसाइल है जिनका कराची के रहने वाले मुसलसल सामना कर रहे हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने वोट भी दरअसल इसी मैंडेट पे लिया था, जिसमें से एक बहुत बड़ा मसला पानी का था कि पानी का मसला जो है वो हल किया जाएगा। इस हवाले से अब बात करते हैं। साबिक नाज़िम कराची कमाल साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा कमाल साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। ये न्यूज़ आई है कि कराची को पानी फराहम करने के लिए K4 मंसूबा जो है ये 2023 तक जो है वो लटक गया है। आपके ख्याल में इस मंसूबे की ताख़ीर के पीछे मतलब आप किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे कि क्या वजूहात है जिसकी वजह से मंसूबा जो है मुसलसल ताख़ीर का शिकार हो रहा है? देखिए, ये मंसूबा वफाकी और सूबाई हुकूमत दोनों की नाअहली और दोनों की कराची दुश्मनी की वजह से ये सब कुछ ये हुआ है। PTI की गवर्नमेंट भी और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट तो खैर उसका तो पूछना कोई हाल ही नहीं है। और जो यहाँ के कराची के नुमाइंदे थे, जो MKM थी, उसने कभी इसके ऊपर सही तरह से आवाज़ ही नहीं उठाई। ये मेरे हाथ का कंसीव किया हुआ मंसूबा है, 2008 में हमने इसे कंसीव किया था। K4 के बगैर कराची जो के पानी का क्राइसिस कभी ठीक हो ही नहीं सकता। और हमने तो इसके लिए बाकायदा रैली निकाली, हम गिरफ्तार हुए, हम बाकायदा हमने 18 दिनों तक हम धरने पर बैठे रहे। और ये मंसूबा सिर्फ K4 अब फेज़ 1 नहीं, फेज़ 2 भी आपको साथ करना पड़ेगा, क्योंकि डिमांड जो चूँकि 10 साल लेट हो गए हैं आप और डिमांड इसकी बढ़ती चली जा रही है। तो पानी अब K4 अगर आप 260 मिलियन गैलन पानी ले भी आएंगे तो उससे भी कराची के शॉर्टफॉल पानी का ठीक नहीं होगा। तो ये मंसूबा, ये जो दोनों हुकूमतें हैं, मुझे नहीं लगता कि इनके दौर में ये काम। मुस्तफ़ा कमाल साहब, सिंध हाई कोर्ट ने कराची में किल्लत आब और K4 मंसूबे की अदम तकमील से मुतल्लिक दायर दरखास्त पर वफाकी वजारत तरक्की और मनसूबाबंदी और सूबाई हुकूमत को नोटिस भी जारी कर दिया। क्या इस मामले में अदालती मुदाखलत से मंसूबे की जल्द तकमील पर कोई फ़र्क पड़ेगा, या आप समझते हैं कि कुछ नहीं होगा, ये ताख़ीर का शिकार ही रहेगा? ये तो वक्त ही बताएगा। मुझे नहीं पता कि अदालत इस पर क्या फैसला करवाती है। भाई अगर अदालत फैसला कर भी देगी और करने वाले विलिंग नहीं है तो अदालत खड़े होकर तो नहीं काम करा सकती। बेसिकली तो विल की ज़रूरत है। कराची को लोगों ने सिर्फ दूध देने वाली गाय समझ रखी है, बस इस यहाँ से सारा रेवेन्यू निकाल कर ले जाते हैं। कराची को पानी देने के लिए तैयार नहीं है, कराची को सही गिनने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये कराची के साथ दुश्मनी नहीं, पूरे पाकिस्तान के साथ दुश्मनी है। क्योंकि अगर कराची फलता है, फूलता है, तो पूरा पाकिस्तान इसके फल को खाता है। और कराची जिस तरह से आप तबाह कर रहे हैं, तो आप कराची नहीं तबाह कर रहे हैं, आप पाकिस्तान तबाह कर रहे हैं। और कोई बाहर से तबाह नहीं कर रहा। ये सूबाई हुकूमत पीपल्स पार्टी की 13 सालों से इसने कराची को एक बूंद पानी नहीं दिया, एक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम नहीं दिया, एक भी कराची के रहने वाले को नौकरी नहीं दी कोई। और जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है उसको अभी पता ही नहीं कि उसको करना क्या। 2.5 साल हो गए उनको अभी यकीन ही नहीं आया कि वो वज़ीर-ए-आज़म बन गए या उनकी हुकूमत आ गई है। बिल्कुल से मुस्तफ़ा कमाल साहब, आपके सामने ही है कि किस तरह वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी और वज़ीर आला सिंध जो है उनकी आपस में लड़ाई चल रही है। आपके ख्याल में ये जो उनकी आपस में नोक-झोंक है या तकरार है, ये जंग कराची के हकूक़ के लिए है या सिर्फ इख्तियारात के हुसूल के लिए एक दूसरे की टांग खींची जा रही है? और क्या इन तमाम बातों से कराची के मसाइल हल होते दिखाई देते हैं आपको? नहीं, इनको जो वफाकी हुकूमत के लोग हैं अनफॉर्चुनेटली उनको 2.5 सालों से उन्होंने लड़ाई के अलावा कोई और काम किया नहीं है। उन्होंने तो खुद से दुश्मन बनाए हैं और खुद से जो है वो लोगों को अपने सामने लाकर खड़ा किया। और उसके बाद जो है वो सुबह से लेकर शाम तक आप टीवी देखते रहे, लड़ाई के अलावा कोई और बात नहीं है। हुकूमत का काम सर झुकाकर खामोशी से गवर्नेंस करना होता है। और उनके गवर्नेंस ना करने की वजह से हम जो सिंध के लोग हैं, चूँकि यहाँ की गवर्नमेंट भी करप्ट है और यहाँ की गवर्नमेंट भी उसको ख़ास तौर पर
जो पूरा खैर कराची से कश्मीर तक सभी तबाह बर्बाद है। 8,342 अरब रुपए अब तक ये खर्च कर चुके हैं, लेकिन चूंकि वफाकी हुकूमत के लोग कॉम्पिटेंट नहीं हैं तो वो इनको सूबाई हुकूमत के लोगों को इसका बहुत फ़ायदा है। और ये जो इस तरह की चीज़ें हैं जो आप बता रहे हैं कि वज़ीर और वज़ीर आला जो है आपस में लड़ रहे हैं एक दूसरे को, ये एक पीपल्स पार्टी के लोगों को एक बहुत बड़ा अच्छा टूल मिला हुआ है कि इन लोगों को आराम से ट्रक की लाल बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। लग रहा है कि भाई वफाक बहुत ज़्यादा ज़्यादती कर रही है, जबकि उनकी नाअहली और उनको चूँकि पता ही नहीं है, उनकी कॉम्पिटेंसी नहीं, उनको पता ही नहीं कि कौन सा काम किस तरह होना है। इस वजह से सूबा सिंध की हुकूमत को खुली आज़ादी मिली हुई है। मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ही वफाकी हुकूमत को चला रही है। ये बाहर की नूरा कुश्ती है कि ये एक दूसरे के खिलाफ बातें करते हैं। मैं समझता हूँ कि आज अगर पीटीआई की गवर्नमेंट चल रही है तो पीपल्स पार्टी की वजह से चल रही है, वरना अगर पीपल्स पार्टी आज चाहे तो आज हुकूमत खत्म हो जाए। अगर ये रिजाइन कर दें और सब लोग रिजाइन कर दें तो हुकूमत खत्म हो जाएगी। तो वफाकी हुकूमत पीपल्स पार्टी को, और इसी तरह से वफाकी हुकूमत इमरान खान साहब से बयानात देते हैं। अभी तक आज तक सिंध में उन्होंने आकर कुछ किया नहीं है, ना इनके करप्शन को रोक पाए हैं, ना इनकी मर्जी के खिलाफ को काम करवा सके, ना वो कराची में उनको 14 सीटें मिली हुई यहाँ कुछ वो दे पाए। तो उनको भी आई थिंक वो कंफर्टेबल है कि इसी तरह से बस चलती रहे, एक दूसरे से लड़ाई चलती रहे और टाइम गुजर जाए। बिल्कुल ठीक है। 18वीं तरमीम के बाद से हम सब ने ये देखा, आपके भी सामने है कि कराची की ओनरशिप लेने को कोई बंदा तैयार ही नहीं है, लेकिन खाने के लिए हर बंदा वहां पर मौजूद है कि जी कि हमारा हक है, हमारा हक है। आपके ख्याल में मसला सिर्फ ये कवानीन का है या नीयत का भी मसला है कि जब कोई फ़ायदा पहुंच रहा हो तो कराची की ओनरशिप लो, लेकिन कोई काम करना हो तो खामोश हो जाओ? देखिए 18वीं तरमीम में जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ये है कि वफाक से सूबों को जो इख्तियारात आए हैं वो सूबों ने नीचे नहीं दिए। 18वीं तरमीम की सूबाई खुद मुख्तारी का जो ये बिल है, ये बिल पूरे सूबे को खुद मुख्तार करने के ज़मन में है। और सूबे के खुद मुख्तार होने का मतलब वज़ीर आला का खुद मुख्तार होना नहीं है, सूबे के डिस्ट्रिक्ट का खुद मुख्तार होना है, सूबे के शहरों का खुद मुख्तार होना है, सूबे के गाँव देहातों का खुद मुख्तार होना है, सूबे की यूनियन काउंसिल का खुद मुख्तार होना है। यहाँ पर सारी खुद मुख्तारी एक वज़ीर आला ऑफिस के पास आकर पार्क हो गई, उससे नीचे ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं हुआ। तो ये है सबसे बड़ी प्रॉब्लम 18वीं तरमीम में। जब तक ये ट्रिकल डाउन नहीं होगा, नीचे नहीं जाएगा, और एनएफसी अवार्ड के पैसे जो मिलते हैं उसमें जब तक सूबे पीएफसी अवार्ड नहीं देंगे, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का अवार्ड नहीं देंगे, तब तक, और उसके बाद जब तक आप कराची की गिनती सही नहीं करेंगे, तब तक कोई भी अमल, कोई भी कानून इस शहर को, सूबे के किसी शहर की भलाई के लिए कुछ नहीं कर सकते और लोगों के हालात नहीं बदलेंगे। मुस्तफा कमाल साहब, आप नाला दिखाई देते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से भी उसी दर्जे जितना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत से। तो कराची की ट्रांसपोर्ट का मसला भी हमें नजर आता है कि वो भी वहीं का वहीं है। वहाँ पर आप किसको जिम्मेदार करार देंगे? और सर्कुलर रेलवे जो है, इसको भी वो रिस्पॉन्स नहीं मिला, बल्कि ये मनसूबा तो नुकसान में जा रहा है। तो जून में अगर ग्रीन लाइन चलना शुरू होती है और वफाकी हुकूमत कामयाब हो जाती है अपने इस वादे को निभाने में, तो ट्रांसपोर्ट के मसले को हल करने में मदद मिल जाएगी। पता नहीं ग्रीन लाइन चलना शुरू होगी भी नहीं होगी, इसलिए कि हम तो 3 साल से हुकूमत को हो गए, स्ट्रक्चर तैयार खड़ा हुआ है, अभी 3 सालों से ये बसें नहीं लेकर आ पाए उस पर। तो आई डोंट नो कि इनकी कॉम्पिटेंसी और इनका जो कंडक्ट है हुकूमत करने का, वफाकी हुकूमत का और सूबाई हुकूमत को कोई गर्ज नहीं है कराची से। वो उसको मज़े आए हुए हैं, उसको पीटीआई की वफाकी हुकूमत की शक्ल में, तो सूबाई सिंध की हुकूमत के मज़े आए हुए हैं कि उसको कोई पूछने वाला नहीं। उनको पता कि ये ऐसे लोग, उनको पता ही नहीं चलता, उनको पता ही बाद में चलती है, और वो ऐसी बात रेस कर देते हैं या खुद इतने इनकॉम्पिटेंट है कि वो फिर सारी बात उनकी हवा में रह जाती है। तो मुझे नहीं लगता कि जो जून की बात है कि जून में भी कराची में ये ग्रीन लाइन का मंसूबा ऑपरेशनल हो जाएगा। और पता नहीं ऑपरेशनल हो तो पता नहीं कैसा हो। पिशावर बीआरटी चल रही है, रोज़ाना सुनते हैं कि वहाँ पर बसों में आग लग रही है, बसें खड़ी हो रही हैं, और जो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल है। तो आई डोंट नो कि इन लोगों की मौजूदगी में मुझे नहीं पता कि आगे हमें और कितनी मसाइब मुसीबतें देखनी है। बिल्कुल ठीक है मुस्तफा कमाल साहब, तजावुज़ात का मसला भी कराची का बहुत बड़ा मसला है जिसने शहर का हुलिया ही बिगाड़ दिया। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में भी एक केस चल रहा है। क्या सिंध हुकूमत जानबूझकर तजावुज़ात के खिलाफ मौसर ऑपरेशन नहीं कर रही, या वाकई मुकाबले में जो माफिया है वो इतना ताकतवर है कि सिंध हुकूमत के बस की बात ही नहीं है? कोई हुकूमत के आगे कोई माफिया ताकतवर नहीं होता। मैंने एडमिनिस्ट्रेशन चलाई है, कोई माफिया हुकूमत के आगे ताकतवर नहीं होता। अगर हुकूमत की विल हो और हुकूमत तो अपनी रेट
वो अगर विल हो तो अपनी रेट कायम कर सकती है हर हाल में। और मैं समझता हूँ कि ये जो सूबाई हुकूमत ने बल्दियात का निज़ाम अपने हाथ में ले रखा है, यही सबसे बड़ा फ्लॉ है। आप कभी भी पाकिस्तान को ठीक नहीं कर सकते। वज़ीर आला का वज़ीरों का MN MPs का काम नहीं है कि वो बल्दियाती इशूज़ के ऊपर जो है वो अपनी इजारादारी कायम करें। जब तक आप इसको डिवॉल्व नहीं करेंगे, लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदों को एम्पावर नहीं करेंगे, ये जो मसाइल आप बता रहे हैं, ये मसाइल कोई भी हल नहीं सकता। अगर ये मसाइल हल होंगे तो ये उन्हीं के ज़रिए हल होंगे, वरना नहीं हल होंगे। तो कोई भी हल नहीं कर सकता, तो क्या आप समझते हैं कि आप हल कर सकते हैं इस मसाइल के? क्योंकि अगर पाक सरजमीन पार्टी समझती है कि उसके पास कराची के मसाइल का हल है, तो अगर आपको मेयरशिप मिल भी गई तो आपकी पार्टी क्या कर लेगी? सिंध और वफाक से आप सपोर्ट कैसे हासिल करेंगे? ये जो मुसलसल लड़ाई चल रही है, इसके बीच में आप भी क्या एक पार्टी बन जाएंगे? और जब आप वफाक के कराची के नाज़िम थे पहले, उस वक्त तो आपको सूबाई और वफाकी दोनों हुकूमतों की सपोर्ट हासिल थी, तो हालात मुख्तलिफ थे। अब वो हालात हासिल होंगे जो भी मेयर बनेगा उसको? देखिए, ये भी एक बड़ी मिथ है, इसके ऊपर कभी और बात करेंगे हमें कौन सी हुकूमत की सपोर्ट हासिल थी। लेकिन आपके पहले हिस्से का जवाब अभी दे देते हैं। सपोर्ट तो अगर मैं कहता हूँ कि ये जो आज जो इनका MQM का मेयर गुजरा है ना, इसको आप जो है वो अमेरिका की सपोर्ट भी दिलवा दो, या इसको लंदन का मेयर जाके बनवा दो, लंदन के मेयर के अख्तियार दे दो, ये लंदन को भी लियारी बना देगा 6 महीने में। इतने बदकार लोग हैं। मसला इख्तियार का नहीं, मसला किरदार का है। हमारा किरदार था, तो हमने अपने पैसे के जो पैसे थे उसको वो पैसे सिटी गवर्नमेंट के लिए हमने पैसे अर्न भी किए, और उन पैसों को फिर हमने यूटिलाइज किया, उसमें से हराम नहीं कमाया, इसलिए शहर में काम हुआ। और हम रातों को जागते थे। ये कोकेन पार्टी करते हैं रातों में, मैं रातों को रोडों पर जागता था। ये फ़र्क है। दूसरी बात यह है कि हम क्या करेंगे, आज PSP को अगर शहर मिले, 2 काम करेंगे। एक तो ये शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी और एक है लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी। शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी ये है कि इसी पैसे में शहर की मेंटेनेंस हो सकती है। मेंटेनेंस की मैं बात, इसी पैसे में शहर साफ हो सकता है, शहर में छोटे मोटे काम हो सकते हैं, शहर में रिपेयर मेंटेनेंस का काम हो सकता है, शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को चलाया जा सकता है इसी पैसे में। जो नए इंफ्रास्ट्रक्चरों के लिए, स्ट्रक्चर के लिए और नई चीज़ों के लिए, उसके लिए फिर हम जब अपने पैसे को ईमानदारी से खर्च करेंगे, तो हम सूबाई हुकूमत से अख्तियार के लिए लड़ाई करेंगे। पहले बात करेंगे, बात नहीं अगर मानेंगे तो हम शहरियों को लेकर उनसे हम अपना हक मांगेंगे, लड़ाई करेंगे। लेकिन लड़ाई वही कर सकता है, कामयाब वही हो सकता है जो किरदार में खुद चोर ना हो। अगर आप खुद चोरी करेंगे तो आपको कोई अख्तियार नहीं देगा। पुराने लोगों का, MQM के मेयर्स का और उनके लोगों का मसला यही रहा है कि वो खुद बदकिरदार लोग थे, वो अख्तियार मांगते थे, कोई इनको अख्तियार देता नहीं था, और वो सीरियस भी नहीं थे अख्तियार मांगने में। हम पहले अपना काम करेंगे इसी पैसे में, जो आज पैसे हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसकी मेंटेनेंस ठीक करेंगे, और फिर हम मजीद शहर में मजीद अख्तियार आने चाहिए, और मजीद डिपार्टमेंट और अख्तियार के लिए हम जद्दोजहद बिल्कुल ठीक है। मौजूदा हालात की बात कर लेते हैं कि जब हुकूमत किसी और के पास है, मेयरशिप के लिए उम्मीदवार कोई और है, कराची के मसाइल के हल का आपके ख्याल में अभी क्या रास्ता मौजूद है? क्योंकि कराची की तरक्की तो सियासत की नज़र हो ही चुकी है। पहले पीपल्स पार्टी और MQM लड़ा करते थे, या पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ जो है वो एक दूसरे से लड़ रहे हैं। आपकी पार्टी के पास ऐसा कौन सा काबिल अमल मंसूबा मौजूद है जो अभी से ये लोग भी फॉलो कर सकते हैं? मेरा कराची के लोगों के पास PSP के अलावा कराची को सही करने का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। मैं बिल्कुल बिला झिझक ये बात कहता हूँ, आपको अच्छी लगे, आपको बुरी लगे, अगर आपको मसाइल अपने हल कराने हैं, हमारे पास ही अल्लाह ताला ने वो तजुर्बा दिया है, हमसे ही ये शहर बनवाया है, हमारे पास ही अल्लाह ताला ने ये किरदार दिया है कि हमने अपने किरदार से हमने हराम नहीं कमाया, हमने शहर को लूटा नहीं है, और हमारे किए हुए काम की लेगेसी आज तक लोग याद रखते हैं। हम ही इंशाअल्लाह ताला इस शहर को दोबारा बनाएंगे। लोग हमारे साथ खड़े हो गए हैं। जब वक्त जैसी अल्लाह ताला ने हमें ये मौका, हम इस शहर को बल्कि इस पूरे सूबे को इंशाअल्लाह ताला बनाने की ताकत रखते हैं। ठीक है। PSP सरबराह मुस्तफ़ा कमाल साहब सुबह सवेरे पाकिस्तान से बात कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और ये जो मसला है कराची का, ये नोक झोंक की जो है, बिल्कुल मुझे तो उनकी बात बहुत इंटरेस्टिंग लगी। उन्होंने कहा कि बस दिखावे की लड़ाई है ये, असल में एक दूसरे के साथ मिले हुए, और सपोर्ट कर रहे हैं, वो उधर सपोर्ट। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत चला रही है। अगर वो ना चाहे तो हुकूमत चल नहीं सकती। तो ये लड़ाई जो है ये सिर्फ एक, जैसे कहना चाहिए ना, वो एक दूसरे के लिए पब्लिक सपोर्ट हासिल करने के लिए। चलें, एक और बड़ा अहम मामला जो कल हम सबके सामने आया, भारतीय यौम जमहूरिया था। इस मौके पर सिख किसानों ने मोदी सरकार को तो बिल्कुल
हिला के रख दिया। ये किसानों की पावर है, उन्होंने दिखा दिया मोदी सरकार को। और क्या डिटर्मिनेशन है, ट्रैक्टर्स के साथ तो लाल किले में दाखिल होकर भारतीय तिरंगा गिराकर किसानों ने अपना झंडा लहरा दिया। पुलिस से झड़पों में एक किसान जिंदगी की बाजी हार गया। भारतीय यौम जमहूरिया के मौके पर किसानों ने दारुल हुकूमत नई दिल्ली में दाखिल होने के लिए तमाम रुकावटों को तोड़ डाला। बिल्कुल ऐसे ही दारुल हुकूमत में दाखिले के मौके पर गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी दागे। ताहम पुलिस किसानों की हिम्मत तोड़ने में बिल्कुल नाकाम रही। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो ट्रैक्टर लेकर आए और फिर पुलिस वहां से भाग रही थी। और मोदी सरकार को अभी तक होश क्यों नहीं आ रहा, होश के नाखून वो क्यों नहीं ले रही है? क्या ये उनके अपने लोग हैं? आप अपने लोगों के साथ ये कर रहे हैं, आप कश्मीरियों के साथ क्या करते होंगे? बिल्कुल सही। मानते तो बकौल उनके, मानते तो वो कश्मीर को भी अपना ही है ना। हाँ। उनका जो हक है या उनका जो क्लेम है बकौल उनके, अब वो तो यही है कि हमारे ये और बात है कि उन्होंने कन्फेस किया है अक़वाम मुत्तहिदा में जाके कि जी ये डिस्प्यूटेड मामला है और इसका हल जो है ये हम निकालेंगे उनकी राय के मुताबिक और उनकी राय का एहतराम किया जाएगा, जो अब वो देने के लिए तैयार नहीं है। मगर ये तो एक अप्रोच है, ये चेहरा है सेकुलर, नाम नेहाद सेकुलर जमहूरियत का, भारत का, जिसकी हिंदुत्व अप्रोच जो है वो अब खुल के सामने आ गई है। भारत में रहने वाले मुसलमान हो या सिख, कोई भी अक़लियत जो है वो महफूज नहीं है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। खालिस्तान तहरीक नुमा और सिख जो है पार्लियामेंट के मेंबर हैं, जोगा सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जोगा सिंह साहब, बहुत शुक्रिया, आपने सुबह सवेरे पाकिस्तान को वक्त दिया। ये कहिएगा कि आखिर मसला क्या है? ये सिख किसान क्या भारतीय शहरी नहीं है? मसला हुआ क्या कि इतना ज़्यादा बढ़ गया कि सिख किसान और कोई ऑप्शन ही नहीं रह गया, उनको ये करना पड़ गया? जी ये ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਸੁਈਸਾਈਡਸ ਕਮਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਚੋਂ ਇੰਨੀ ਆਮਦਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਹਰ ਸਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲੋ ਡੈਥ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਚੋਇਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਦਰ ਦੈਨ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਆ, ਯੂਪੀ ਆ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ शामिल है। बिल्कुल सही। तो इससे आगे क्या आप सोच रहे हैं और क्या बुनियादी आपके मुतालबात क्या हैं जो कि आपने रखे हैं हुकूमत की तरफ सामने, और हुकूमत की तरफ से उस मुतालबात पे क्या रद्द अमल आया है और आगे आप क्या सोच रहे हैं कि अब क्या आपकी हिकमत अमली होगी? ओके जी, जिस तरह ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਤਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ 150 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੋਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ 11 ਰਾਉਂਡਸ ਆਫ ਟਾਕਸ ਵਿਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਡੈਡਲੌਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕੇ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਜਸਟ ਫॉर ਯੂਅਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਣ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਤਾਕਤਵਰ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਣੇ ਆ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸਟਰੋਂਗ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਵਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਇਕੱਲੇ ਫਾਰਮਰਸ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਆ,
ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ है। जी ठीक है। जोगा सिंह साहब, ये कहा जा रहा है भारतीय हुकूमत की जानिब से और वहाँ पर लोग भी ये कह रहे हैं कि ये गद्दार हो चुके हैं लोग, ये तो हमारे भारत के ही ख़िलाफ़ हैं, रियासत के ख़िलाफ़ हैं। क्या ये सिर्फ खालिस्तान तहरीक का एक हिस्सा है या फिर अगर कवानीन बेहतर हो जाएं, कवानीन उसी तरीके से मान लिए जाएं जिस तरह से कह रहे हैं, तो फिर कोई मसला ही नहीं है? रियासत के ख़िलाफ़ तो नहीं है, तिरंगा उतार लिया गया, उसके बाद भी बातें ऐसी आई। सर जी, जस्ट फॉर द रिकॉर्ड, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੜਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਤਿਰੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੋਲ ਖਾਲੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਚੜਾਇਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਸਾਈਨ ਆ। ਇਸ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਟੂ ਆਲ ਫੇਥਸ, ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਟੂ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ। ਇਸੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਰਾਜ ਥੱਲੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਝੰਡਾ, ਇਹ ਪੀਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਮੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਪੱਤਾ ਹਰ ਵਾਰੀ ਖੇਡਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਛੇੜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਮੀਡੀਆ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਦੇ ਚੈਟ ਸਾਰੇ ਲੀਕ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਦੇ ਆਰ ਇਨ ਲਾਈਕ ਗਲੋਬ ਇਨ ਹੈਂਡ ਵਿਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਪੱਖ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ 370 ਧਾਰਾ ਖਤਮ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ, ਔਰਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਪੱਤਾ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਮੀਡੀਆ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ एक चैनल वाले दे जेड़े बिल्कुल ठीक है। हिंदू पत्ता, हिंदू कार्ड खेला जाता है। बहुत शुक्रिया साहब, हमारे साथ मौजूद है। खालिस्तान तहरीक के जो हैं ये रहनुमा हैं और अपने लोगों के लिए ज़मीन इतनी तंग कर दी कि वो कह रहे हैं खालिस्तान तहरीक की हम क्या बात करें, हमारे लोगों को तो बुनियादी हुकूक वहाँ पर नहीं मिल रहे। हाँ, वो कह रहे हैं हम तो किसानों के हकूक़ की बात कर रहे हैं जो कि उस मुल्क के शहरी हैं। और अगर हम कहते हैं ना सेकुलर जमहूरियत का दावा है भारत का, जिसका मतलब है कि वो मज़हब की डिवाइड पर यकीन नहीं रखता। लेकिन यही जो मोदी सरकार है, ये मैड उसको जो है वो कह रहे हैं कि मोदी, एम फॉर मोदी, ए फॉर अमित एंड डी फॉर डोवल, जो उनका है कि ये तीनों ने मिलकर जो है एक ऐसी हिंदुस्ताना अप्रोच जो है उसको वहाँ पे जन्म दे दिया या फ़रोग़ दे दिया कि जिसकी वजह से और किसी अक़लियत के लोगों की ना सुनवाई है, ना उनके हकूक़ का किसी को ख्याल है। बिल्कुल, जो पूरी दुनिया में मोदी आग लगाना चाहता था, अब उसके घर में ये आग लग चुकी है। खैर, हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे फिर मिलता है। सुबह सवेरे पाकिस्तान।